गुड मॉर्निंग। ये दीक्षांत मेगा पीटी टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट नंबर 10 का आंसर डिस्कशन सेशन है। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 36 से 70 पे फोकस करेंगे जो गवर्नमेंट स्कीम्स पे बेस्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑपरेशन ग्रीन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें से आपको सही कथन चुनना है। तो आपका पहला कथन है, यह कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित है। ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। इसे यूनियन बजट 2018-19 में अनाउंस किया गया था। सो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, यह विशेष रूप से टमाटर, प्याज और आलू की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास पर केंद्रित है, यानी कि जो 3 क्रॉप्स दिए हुए हैं इनके वैल्यू चेन, यानी कि फ्रॉम फार्म टू रिटेल आउटलेट, खेत से लेके जो किराने की दुकान है, ये जो पूरा वैल्यू चेन है इसके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पे फोकस्ड है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग इत्यादि, इन सब इस पूरे चेन के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और एक्चुअली इसकी 2 pronged स्ट्रेटजी है। वो क्या है? शॉर्ट टर्म में ये प्राइस स्टेबलाइजेशन पर फोकस करेगा कि इन 3 क्रॉप्स के दाम में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, दाम एक लेवल पे बना रहे, और लॉन्ग टर्म में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होंगे जिससे आप उसको ये अंडरटेक किया जाएगा जिससे कि इस ओवरऑल इस सेगमेंट की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, इसमें ग्रोथ हो सके। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। ये टमाटर, प्याज और आलू इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस है। जो एक और काफ़ी फेमस क्रॉप है दाल इसमें नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए कार्यान्वयन एजेंसी ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें से सही कथन चुनें। यह फार्मास्यूटिकल्स विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के प्रशासनिक नियंत्रण में है, विच इज़ करेक्ट। दूसरा, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ये एक कंपनी नहीं, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। तो सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट एक्ट है। ओके, तो वो आपका गलत इसलिए हो जाएगा। अच्छा, ये इस प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत क्या होता है? तो जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाती है सरकारी अस्पतालों के कैंपस में, इसे प्राइवेट हॉस्पिटल के कैंपस में भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है, हॉस्पिटल्स के बाहर भी किया जा सकता है, सिविल सोसाइटी के द्वारा, NGO के द्वारा जिन्हें इस सेक्टर का एक्सपीरियंस है। इसमें ब्यूरो ऑफ BPPI क्या करेगा? ये 1 टाइम फाइनेंसिंग करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में और पहली बार में जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई स्टॉक करने के लिए फर्स्ट 1 टाइम ये एक्सपेंसेस बेयर करता है। और जेनरिक मेडिसिन एज यू नो दे आर मच चीपर देन ब्रांडेड मेडिसिन, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ये कंपनी नहीं, एक सोसाइटी है। आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, उड़ान परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है? नागर विमानन महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AII। क्या करते हैं ये? जो अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं वहाँ रेगुलर फ्लाइट्स टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में जो अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं वहाँ रेगुलर फ्लाइट्स के थ्रू उन्हें जो नेशनल एविएशन मैप है उन पे लाया जा सके, उसके लिए उड़ान स्कीम है। इसका फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक। इसका एक और नाम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो उसमें
एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ान स्कीम में वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है उन प्राइवेट एयरलाइंस को सब्सिडाइज करने के लिए जो इन एयरपोर्ट्स तक अपनी फ़्लाइट ले जाती हैं। ये क्या है वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल? ये सिर्फ इसी स्कीम में नहीं, ये एक यूजुअल सब्सिडी का मॉडल है, उसको आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। खैर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में आपका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, एकीकरण से नवोन्मेष कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्टार्टअप्स के लिए है? यहाँ ऊर्जा स्टार्टअप, फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, रक्षा स्टार्टअप्स या कृषि सेक्टर के स्टार्टअप्स। तो आपका आंसर यहाँ पे है एनर्जी स्टार्टअप्स। क्या होता है कि एक बॉडी है इन्वेस्ट इंडिया, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इट हैज़ पार्टनर्ड विथ एनर्जी सेक्टर कंपनीज और व्हाट दे डू, एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू स्टार्टअप्स का सिलेक्शन होगा और इन्हें वन टाइम 5 लाख रुपए ग्रांट दिया जाएगा। और ये जो एनर्जी कंपनीज हैं इनकी मेंटरिंग करेंगी, मेंटरिंग इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम टेक्नोलॉजी, स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग में हेल्प करना इत्यादि। बेसिकली क्या होगा कि these startups will provide innovative solutions और they will have innovative ideas for the challenges pertaining to energy sector, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी कंजम्पशन है, स्टोरेज है, और वो हाउस होल्ड लेवल पे भी होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होता है, तो ऑब्वियसली इनके चैलेंजेस भी बहुत डिफरेंट होते होंगे। तो उन चैलेंजेस के लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और ये कंपनीज, ये मतलब पूरा ओवरऑल प्रोग्राम इन्वेस्ट इंडिया का है, लेकिन ये कंपनीज का क्या रोल है? ये कंपनीज अपने यहाँ इन स्टार्टअप्स को जगह देंगी कि आप आइए इस आइडिया को डेवलप कीजिए और उसको डेवलप करने में के लिए आपको जो सहायता चाहिए वो हम आपको वो सहायता देंगे। तो यहाँ पे ये रोल है इन कंपनीज का। आपका आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या विभाग द्वारा शुरू की गई है? ए, वित्तीय सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है, संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, और डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। देखिए यहाँ पे आपका आंसर है संचार मंत्रालय। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली स्कीम कुछ ऐसा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक विलेज चुना जाए जिसमें सभी हाउसहोल्ड को कम से कम एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए। ये रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए। तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना का ये कॉन्सेप्ट है कि हर जिले में कम से कम एक गांव हो जिसमें हर घर में कम से कम एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए। जो ये है, ये ऑब्वियसली पोस्टल डिपार्टमेंट से आप समझ गए होंगे कि ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ये एक्चुअली दरअसल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता था अब तक, और लेकिन अब इसमें प्रोफेशनल्स को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये आपका होमवर्क है कि थोड़ा डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड मूल्य स्थिरीकरण कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सही कथन चुनें। पहला, इसका निर्माण मूल रूप से उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत किया गया था, जो कि अब कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये कथन गलत है, और गलत इसलिए है क्योंकि उल्टा लिखा है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में था और बाद में इसे आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के पास भेज दिया गया है। इसमें अभी ये जो प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड है ये इन 3 चीज़ों पे फोकस करता है, प्याज, आलू और दाल। क्योंकि आप जानते हैं, प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस होगा कि इनके दाम में काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएशन हो सकता है और कई बार होता भी है।
तो इसके लिए कुछ बॉडीज़ हैं जिनको इम्पैनल किया गया है, नाफेड हो गया, ये स्मॉल एग्रीकल्चर फार्मर कंसोर्टियम हो गया, एट्सेट्रा। इनकी मदद से एक सर्टेन बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है, इनको मतलब ऑपरेशनल कैपिटल दिया जाता है इस फंड के थ्रू, जिससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बफर स्टॉक मेंटेन कर सके टू स्टेबिलाइज दी मार्केट प्राइसेस। दूसरा, इस निधि का उपयोग, हाँ, इसके तहत कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसा दिया जाता है कि वो भी चाहें तो अपने लेवल पे एक ऐसा स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, इस निधि का उपयोग कृषि बागवानी से संबंधित उत्पादों के आयात के लिए नहीं किया जा सकता। दरअसल ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, अगर डोमेस्टिक सप्लाई सफिशिएंट नहीं है प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए, तो इस फंड के पैसे का इस्तेमाल करके इंपोर्ट भी किया जा सकता है। आपको सही कथन चुनना था और दोनों कथन गलत हो गए, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, सेवा भोज योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें से गलत कथन को चुनें। पहला, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ये गलत है क्योंकि ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि कंप्लीट सेंट्रल फंडिंग। दूसरा, यह कुछ सामानों पर पात्र धार्मिक संस्थानों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की राशि की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति करता है। दरअसल ये हमने देख लिया कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्पॉन्सर्ड नहीं है। दूसरा, कंप्लीट रीइंबर्समेंट नहीं होता है, सिर्फ सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी में जितनी इनकी लायबिलिटी होगी वो उनको रीइंबर्स कर दी जाती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की स्कीम है। तीसरा, इसे जीएसटी काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया है। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये इंटायरली सेंटर की स्कीम है और सिर्फ सेंटर अपने हिस्से के जीएसटी को रिफंड कर सकती है, मतलब ये फिर जीएसटी काउंसिल का भी नहीं होना चाहिए। दरअसल ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। ये ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो प्रसाद, लंगर, फ्री मील इत्यादि प्रोवाइड करते हैं, तो कहा जाता है कि उनके ऊपर जो टैक्सेशन का बर्डन हो वो कम हो जाए, जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसके टैक्सेस का, इसलिए ये उनको सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी को रीइंबर्स कर दिया जाएगा। तो गलत कथन चुनना था और तीनों के तीनों गलत हो गए, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में भारत सरकार ने 2 रक्षा उत्पादन गलियारे स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखिए, आपको पता होगा एक ईयर एंड रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। आप इसमें जाएंगे तो आपको डिफेंस मिनिस्ट्री का ईयर एंड रिव्यू वो मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने का ये मतलब कैबिनेट ने फैसला लिया है। और क्या फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली मेक इन इंडिया में डिफेंस सेक्टर में इंडिपेंडेंस हासिल करने में आसानी होगी। तो आपका ये सोर्स है डिफेंस मिनिस्ट्री के ईयर एंड रिव्यू पे, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ये 2 कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया गया है। आपका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 44, सहकारी स्टार्टअप और इनोवेशन फंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? यानी कि कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड। कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड आपके ऑप्शंस हैं। फॉर सम डिटेल, ये एक 1000 करोड़ फंड है। नाम से पता चलता है कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर में स्टार्टअप्स और स्टार्टअप्स तो ऑब्वियसली इनोवेटिव होते हैं कि वो कुछ नया आइडिया लेके आते हैं, को उसकी फंडिंग के लिए ये बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नाबार्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एक बॉडी है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत। इसने इस फंड को सेटअप किया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर है ऑप्शन डी। और इसका बेसिकली मेन प्रोग्राम है युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। ये ओरिजिनल स्कीम का नाम है, मैं दोहरा देता हूँ, युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। जिस स्कीम
के कार्यान्वयन के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस फंड की स्थापना की गई है बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आसपास रखा गया है, एक तरफ है ग्रामीण विकास मंत्रालय और दूसरी तरफ है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, और ए और बी दोनों, और डी सम्मानित राज्य सरकार यानी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। जो तो आपका यहाँ पे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नहीं है। दरअसल जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है, लेकिन जो रूरल है वो ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अच्छा, इसका ऑन अ साइड नोट मिशन क्या है कि गांधी जी के 105th बर्थ एनिवर्सरी यानी कि इसी साल 2 अक्टूबर 2009 तक देश को 100% ODF यानी ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है। इसके कुछ ये एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन, इसके अलावा जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो कर्स है, एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, इसे ख़त्म करना। जो अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियरल चेंज। वाई बिहेवियरल चेंज? क्योंकि टाइम एंड अगेन नोटिस किया गया है कि सिंपली टॉयलेट बना देने से या टॉयलेट बनाने के लिए पैसा देने से एक्चुअली में रूरल सैनिटेशन कवरेज नहीं बढ़ता है। उसके लिए एटीट्यूड एंड बिहेवियर में चेंज की भी ज़रूरत है। इसके सिलसिले में एथिक्स के पेपर में भी GS4 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैसे बिहेवियरल एंड एटीट्यूडिनल चेंज ऐसे स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में यूज़फुल होता है। तो दिस वाज द साइड इन्फॉर्मेशन। बेसिकली आपका क्वेश्चन तो इतना ही था कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, विच वॉज योर आंसर वॉज पेयजल एंड स्वच्छता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 46, अक्रॉस योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, अक्रॉस का फुल फॉर्म थोड़ा पेचीदा है। फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज। मैं दोहरा देता हूँ, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज। तो नाम से ही पता चलता है कि ये मौसम और जलवायु के पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्ट से जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअली एक अम्ब्रेला स्कीम है, मींस इसके अंदर और भी कई सारी सब स्कीम्स हैं। किसकी अम्ब्रेला स्कीम्स हैं ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की अम्ब्रेला स्कीम है, ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। ये अपने अलग अलग जो इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ऐसे IN कॉइस ऐसे कई बॉडीज़ के थ्रू इस अक्रॉस मिशन को ये अंजाम देंगे। तो आपका आंसर है मौसम और जलवायु का पूर्वानुमान। क्वेश्चन नंबर 47, जतन और दर्शक एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सही कथन कौन सा है इसे बताएं। इसे एक निजी क्षेत्र की IT कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसे CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसने डेवलप किया है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहला आपका गलत हो गया। दूसरा, ये एप्लीकेशंस संग्रहालय पर्यटन यानी म्यूजियम टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। दरअसल ये सही है क्योंकि जो जतन है और दर्शक है, देखिए जतन के बारे में तो आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं पता मिलेगा, लेकिन आप अगर कभी नेशनल म्यूजियम जाएं जो दिल्ली में आया है, वहाँ आप देखेंगे कहीं कोई स्कल्पचर रखा हुआ है तो उसके बगल में आपको एक QR कोड दिखाई देगा।
आप अपना स्मार्टफोन निकालिएगा और उसको स्कैन कीजिएगा और उसको ब्राउज कीजिएगा, तो वो आपको एक दूसरे वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा और आपको उसका ऑडियो भी अवेलेबल होगा। तो इससे क्या होता है कि जो देख सकते हैं वो पढ़ लेंगे उसको डिटेल में, और जो देख नहीं सकते वो उसे सुन सकते हैं, ब्रेल में भी अवेलेबल रहता है वो सब चीज़ें। तो जो जतन दर्शक है वो यूजर्स के लिए है, टूरिस्ट्स के लिए है, दर्शक टूरिस्ट लोगों के लिए है, और जतन जो है जो क्यूरेटर हो गए, जो हिस्टोरियंस हो गए, जो रिसर्चर्स हो गए, उनके लिए है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2, एक गलत था, दूसरा सही था। क्वेश्चन नंबर 48, परिवेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए एक ई गवर्नेंस का साधन है? आपके स्क्रीन पे आपको एक फिगर दिखाई देगा, तो जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि आप अनुमान लगा पाएंगे कि ये पर्यावरण क्लियरेंस यानी इन्वायरमेंटल मंजूरी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस स्कीम का पूरा नाम, परिवेश का पूरा नाम थोड़ा जटिल है, नाम है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। देखिए, पहले होता था कि पहले स्कीम का नाम डिसाइड होता था, फिर शॉर्ट फॉर्म बनता था। अब पहले एक कैची सा शॉर्ट फॉर्म बनता है और उसके बेसिस पे लंबा चौड़ा नाम रख दिया जाता है, जो कई बार बेतुका भी लग सकता है। ये कुछ वैसा ही है, लेकिन आप इस फिगर को देखिए तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात है, फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की बात है। आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स होती हैं वहाँ भी आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए सर्टेन टाइप ऑफ क्लियरेंस चाहिए होती है। उन सब के लिए ये एक वर्क फ्लो टूल है। मींस ऐसा नहीं है कि ये इनकम टैक्स फाइल करने जैसा नहीं है, ये एक वर्क फ्लो है जहाँ आप ट्रैक कर सकते हैं। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा कि आप यूज़र हैं जिनको क्लियरेंस चाहिए, तो आप लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन की स्थिति देख सकते हैं। मतलब आपको फाइलिंग के लिए और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए यू स्टिल हैव टू मीट पीपल, बट यू कैन हैव गेट अ लुक ऑफ द इंटायर प्रोसेस। तो परिवेश ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, तेजस्विनी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सही कथन को चुनें। यह किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास यानी कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, खास करके मार्केट रिलीवेंट स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित है, और इस परियोजना की शुरुआत झारखंड से की गई। देखिए, इसका पूरा नाम है सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स एंड यंग वुमेन प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली अभी जो वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस, उसकी फंडिंग मिल रही है इसको, और झारखंड से इसे MP, झारखंड के ये 17 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा था, लेकिन अब इसे MP में भी एक्सटेंड किया गया है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों सही है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री संपदा योजना, जिसे पहले सिर्फ संपदा योजना के नाम से जाना जाता था, के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यह 14वें वित्त आयोग के चक्र के साथ है। 14 फाइनेंस कमीशन का क्या पीरियड है? तो पहला तो ये कि इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा इट इज को टर्मिनस विथ 14th फाइनेंस कमीशन, यानी कि 2016 से 2020 फाइनेंशियल ईयर तक ये को टर्मिनस है, ये भी सही है। तीसरा, यह मुख्य रूप से जैविक कृषि और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर केंद्रित है। और चौथा है ऑप्शन डी, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है। ये ऑप्शन डी भी सही है कि ये इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का अम्ब्रेला स्कीम है, तो ऑब्वियसली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज
किन चीज़ों पे फोकस करेगी? इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का फोकस एरिया है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी गलत होगा कि ये उनका काम नहीं है, ये आपको इनका फोकस है फूड चेन, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट पे इसका फोकस है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी गलत हो गया, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे इसका फोकस नहीं है, इसका फोकस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, ताकि फार्मर्स की इनकम को ऑगमेंट किया जा सके। इसमें ऐसे में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करती है और उसकी मदद से वो मार्केट बोरोइंग, जैसे कि यहाँ पे अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट रफली 6000 करोड़ लगाएगी और उसकी मदद से रफली 31,400 करोड़ मार्केट से बोरो किया जाएगा। तो ये सीड कैपिटल हो गया और उसकी मदद से मतलब यहाँ पे 6000 करोड़ रफली गवर्नमेंट लगाएगी और उसकी मदद से रफली 31,400 करोड़ मार्केट से बोरो किया जाएगा फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर। जैसे कुछ भी हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, मार्केटिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इन सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट्स के लिए, एंड यूजुअली दीज थिंग्स आर डन वाया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये ऐसा ही एक स्कीम है। यहाँ पे हमने पिछले वीडियोस में बात की थी इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, उसमें वही होता है कि सेंटर कुछ पैसा लगाती है और काफ़ी सारी मार्केट बोरिंग का उसमें रोल होता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से गलत कथन चुनें। आयुष्मान भारत स्कीम जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है, उसके एक्चुअली दो कंपोनेंट हैं। एक है पीएमजे यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और दूसरा है 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को एंड सब सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में अपग्रेड करना, बदलना नहीं, अपग्रेड करना। मीन्स this is focused on primary health care and this is on secondary and tertiary hospitalization etc. तो पहला स्टेटमेंट है कि ये माध्यमिक एंड तृतीयक, सेकेंडरी एंड टर्शियरी देखभाल, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, यूनिवर्सल है। ये गलत इसलिए है बिकॉज इट इज टारगेटिंग द बॉटम 20 करोड़ रफली 10 करोड़ फैमिलीज, यानी रफली 50 करोड़ बॉटम, जो कैसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाएंगे। इनका अपना कार्ड बनेगा विच इज़ पोर्टेबल अक्रॉस कंट्री। तो ये यूनिवर्सल तो नहीं है। डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर, बट इट इज़ नॉट यूनिवर्सल इटसेल्फ। दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी इसमें मिला लिया गया है ऑब्वियसली, क्योंकि उसका भी काम ये था कि बिलो पॉवर्टी लाइन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले बिलो पॉवर्टी लाइन के लेबरर क्लास को हेल्थ इंश्योरेंस देना। सो इट सबस्यूम्स दैट थिंग। उसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन के केयर के लिए इंश्योरेंस था। और तीसरा, तो दूसरा सही है। तीसरा, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का निर्माण पीएमजे का हिस्सा है। अब हम देख सकते हैं पीएमजे आयुष्मान भारत का एक सब कंपोनेंट है, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का क्रिएशन ये पीएमजे से सेपरेट है। तो वो जितना भी इंश्योरेंस है, जो ट्रस्ट मॉडल है या इंश्योरेंस मॉडल है जो स्टेट गवर्नमेंट्स अडॉप्ट कर रही है पीएमजे में, इट इज़ इंटायरली अबाउट सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट एक्सपेंडिचर। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 गलत हो गया। आपका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, मिशन मधुमेह निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सोसाइटी,
यानी कि सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, सी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डी आयुष मंत्रालय। तो यहाँ पे तो आपका आंसर है आयुष मंत्रालय, क्योंकि एक नेशनल प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज वाया आयुर्वेद। ये एक प्रोटोकॉल है जिसे पॉपुलराइज करना है मिशन मधुमेह के थ्रू। मधुमेह मीन्स डायबिटीज। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आयुष मंत्रालय का स्कीम होगा। आपका आंसर है ऑप्शन डी। एक प्रोटोकॉल है, नेशनल प्रोटोकॉल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज वाया आयुर्वेद। ये आप इस कॉन्टेक्स्ट में लॉर्ड धनवंतरी ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इस पे एक कल्चर से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये कौन थे, इनका आयुर्वेद से क्या रिलेशनशिप है इत्यादि। तो आपका यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, ऑपरेशन मुस्कान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाल तस्करी को रोकना, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, ओरल हेल्थ के लिए जागरूकता अभियान, और उपरोक्त में से कोई नहीं। दरअसल इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाल तस्करी यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकना। जो मिसिंग बच्चे हैं उन्हें खोजना और उन्हें अपनी फैमिली से यूनाइट करना। इसके लिए एक्चुअली मंथली कैंपेन होता है। वन सच कैंपेन वाज इन जुलाई 2017। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है। और एक पोर्टल भी है, खोया पाया पोर्टल। एक ऑपरेशन पेंसिल है विच हैज़ ऑल्सो समथिंग रिलेटेड। तो इन चीज़ों के बारे में आप देख लीजिएगा, इनके बीच माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, उनको भी आप स्टडी कर लीजिएगा। ये जो था ये मुस्कान 3 था। दिस वॉज द थर्ड टाइम दिस मंथ लॉन्ग कैंपेन वॉज अंडरटेकन। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, फेम इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। फेम यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड यानी उसमें टिपिकल इंटरनल कंबस्शन इंजन भी होगा और इलेक्ट्रिकल इंजन भी होगा। तो इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इट इज़ ओनली अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड नॉट हाइब्रिड व्हीकल्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में आप कथनों पे विचार करना है और सही कथन चुनना है। पहला, यह भारी उद्योग विभाग द्वारा संचालित है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, विच इज़ करेक्ट। दूसरा, यह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए मांग निर्माण और बाजार विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है। एक्चुअली ये जो अब आप नाम पे फोकस कीजिए, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग पे तो फोकस है ही, अडॉप्शन पे भी फोकस है, यानी कि डिमांड क्रिएशन सप्लाई क्रिएशन दोनों। डिमांड क्रिएशन कैसे होगी? जब उसका प्राइस अफोर्डेबल होगा, जब उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर होंगे। सिमिलरली उसकी सप्लाई कब ठीक होगी? जब उस सेक्टर में रिसर्च एंड इनोवेशन R&D बढ़िया से हो रहा होगा, रेगुलेशंस क्लियर होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जितने भी पॉलिसीज़ हैं सब में क्लैरिटी होगी। तो ये इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल सेक्टर के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। तो ये आपका आंसर स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, यह योजना सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन नहीं करती क्योंकि यह शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड जहां भी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के लार्जर और वाइडर अडॉप्शन को पुश किया जा रहा है, वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक प्रिंसिपल मीडियम है। क्योंकि क्या होगा, आप इस सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स के लिए अर्ली डिमांड क्रिएट करेंगे। जब आपने डिमांड दी कि हमें एक साल में इतनी 100 बसें या इतनी 1000 बसें, अब भारत में इतने सारे म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स अगर आप ऐड करेंगे तो इट वुड रन इनटू थाउजेंड्स। तो एक पोटेंशियल मार्केट दिखाई देता है मैन्युफैक्चरर्स को।
तो उस मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपना मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और इससे इंडस्ट्री के ग्रोथ में सहायता मिलती है। फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे कैन मूव टूवर्ड्स प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, कि आज एक कॉमर्शियली वायबल बस बना दिया, कल ट्रक बना दिया, परसों कार बना दी, अगले दिन बाइक बना दिया, तो दे आर काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ स्टिम्युलस पैकेज आप कह सकते हैं इसको। तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। ये शहरी परिवहन के विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिक बसेस और हाइब्रिड बसों के अडॉप्शन को भी सपोर्ट करता है, इट ट्राइज टू इनकरेज इट। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 55, पैसा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? इट इज रिटन समथिंग लाइक दिस। इसका फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। ऑप्शंस कहा गया है कि ये किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, एमएसएमई के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी DDU, DDA नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, ये दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन से जुड़ा हुआ है। तो किस टाइप का लाइवलीहुड? नौकरी एवं स्वरोजगार दोनों। ऑब्वियसली इन दोनों के लिए आपको स्किल्स की जरूरत है, आपको फाइनेंसिंग की जरूरत है। तो फाइनेंसिंग के लिए ये पोर्टल आपके काम आएगा कि यहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू आप क्रेडिट यानी अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है कि अगर मार्केट रेट 9% है और अगर आप टाइम पे चुकाते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आपको 7% या 6%, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड में काफ़ी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 4 से 5% तक का। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन सी, इस स्कीम के अंतर्गत जिसे फाइनेंसिंग की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स के द्वारा, उसके लिए ये पैसा पोर्टल है। देखिए जब भी आप कभी भी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ उस इंडिविजुअल क्वेश्चन को पढ़ के मत छोड़ दीजिए, ओवरऑल स्कीम के बारे में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। ये प्रीलिम्स के लिए तो ज़रूरी है ही, आपके मेंस की तैयारी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हर जगह यूज़फुल होगा। सोसाइटी के सेक्शन में भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं। अर्बनाइजेशन पे लिख सकते हैं इसके बारे में, आप गवर्नेंस में, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, चाहे एथिक्स में, गवर्नमेंट स्कीम्स की एक अच्छी नॉलेज आपको हर जगह काम आएगी। तो आपका 55 का आंसर है ऑप्शन सी। 56, उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से असत्य कथन को चुनें। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक का एक संयुक्त उद्यम है। स्टेटमेंट 1 गलत इसलिए है क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, कैनरा बैंक यहां पे आएगा, ये इसलिए गलत हो गया। दूसरा, यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है जो के तौर पे आरबीआई के साथ पंजीकृत है। देखिए, इट कैन बी अ फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन, फॉर प्रॉफिट कंपनी या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, इट कैन बी अ सोसाइटी और एनी अदर लीगल स्ट्रक्चर। बट अगर ये एक सर्टेन बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है तो इसे एज एन एनबीएफसी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, एंड टू दैट एक्सटेंट इट विल हैव टू सबमिट इटसेल्फ टू द रेगुलेशन एंड ओवरसाइट ऑफ आरबीआई। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। अब ये करेगी क्या?
ये जो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है हेफा, ये अगेन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा कोर कैपिटल इन्वेस्ट करेगी एंड देन इट इज सपोज टू बोरो फ्रॉम द मार्केट, और वो पैसे के थ्रू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करेंगे। कैसे? तो कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके जो वेंडर्स एंड सप्लायर्स होंगे उनको डायरेक्टली ये हेफा अपनी तरफ से पैसे भेजेंगे। और ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं 2022 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। और ये 10 ईयर मैच्योरिटी वाले लोन, ये आप इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिएगा कि ये 10 ईयर मैच्योरिटी वाले लोन भी देंगी उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। इसका बिजनेस मॉडल या ऑपरेशन मॉडल वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रफली 8,500 करोड़ लगाएगी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सीड कैपिटल इट इज सपोज टू बोरो फ्रॉम मार्केट एज मच एज 1 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से सीड कैपिटल की मदद से काफ़ी सारा कैपिटल मार्केट से बोरो किया जाएगा और उसे फिर सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चैनलाइज किया जाएगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक गलत है, 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 57, एमएसएमई संबंध पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित में से किस पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है या किसके सुपरविजन के लिए है? एमएसएमई क्षेत्र में श्रम कानूनों का विनियमन। दूसरा, केंद्र सरकार और उद्यमों द्वारा एमएसएमई से खरीदी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज द्वारा खरीद फरोख्त खरीदी। उस पर तीसरा, सी, ए और बी दोनों, और डी, एमएसएमई क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन। देखिए आपको पता होगा कि यह है क्वेश्चन नंबर 57। एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए यह बनाया गया है। इट इज अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मॉनिटरिंग पोर्टल। क्या मॉनिटर करना है? पॉलिसी ये है कि किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो साल में ढेर सारी प्रोक्योरमेंट करती है, समथिंग फ्रॉम एज स्मॉल थिंग, एक रबड़ से लेके टैंक तक, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड मिनिस्ट्रीज कुछ ना कुछ खरीदती हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो टारगेट है कि उसका कम से कम 20% एमएसएमई से लिया जाए, और जो भी आपने, ये मिनिमम है कि कम से कम इतना तो लेना ही है। फर्स्ट यू हैव टू सेट योर एनुअल टारगेट विच, जहां पे मिनिमम 20% होना चाहिए। तो उस टारगेट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड इंटरप्राइजेस, उसके लिए ये एमएसएमई संबंध पोर्टल बनाया गया है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार और केंद्रीय उद्यमों द्वारा एमएसएमई से खरीदी पर निगरानी रखने के लिए। क्वेश्चन 58, प्रोजेक्ट सुदूर दृष्टि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? टेली एजुकेशन, तटीय क्षेत्रों में रडार की स्थापना, स्वस्थ आंखों के लिए जागरूकता अभियान, और डी, खनन, माइनिंग। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, खनन। क्यों? यहाँ पे दरअसल इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, IBM, एक IBM नाम की एक इंटरनेशनल कंपनी भी है, इसने इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, और ये है इंडियन ब्यूरो ऑफ मिनरल, ये माइंस। इन दोनों के बीच में ये पैक्ट हुआ है। अभी तो खैर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके थ्रू ऑब्वियसली अब आप अंदाजा लगा सकते हैं रिमोट सेंसिंग की मदद से माइनिंग पे नजर रखना, ताकि क्या कोई वायलेशन हो रहा है कि पता चला आपको लाइसेंस दिया है यहाँ तक माइनिंग करने का और आप इतने बड़े एरिया में माइनिंग करने लगे, या आप कोई रेगुलेशन, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को वायलेट कर रहे हैं, या माइंस की हेल्थ क्या है, पॉल्यूशन लेवल क्या है, एट्सेट्रा।
जो भी है माइनिंग की मॉनिटरिंग के लिए वो भी रिमोट सेंसिंग की मदद से, उसके लिए सुदूर दृष्टि प्रोजेक्ट अभी पायलट्स लेवल पे चल रहा है और IBM के ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि व्हेन द पायलट प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड दे कैन मॉनिटर ऑन देयर ओन। तो आपका आंसर है खनन। क्वेश्चन नंबर 59, बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सत्य कथन को चुनें। पहला है, इस योजना को अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों में देखे गए सामाजिक, आर्थिक और कौशल विकास संबंधी अंतर को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया था। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो एजुकेशनल जो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसमें आता है एजुकेशन, हेल्थ, स्किलिंग इत्यादि, देखा जाता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं दे लैग बिहाइंड द नेशनल एवरेज ऑन दीज पैरामीटर्स एंड सच अदर पैरामीटर्स। तो कहा गया है कि उस गैप को ब्रिज करने के लिए, उस अंतर को पाटने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। आइडिया ये था कि पहले था कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की 50% पॉपुलेशन माइनॉरिटी है तो उसको कवर किया जाएगा। दूसरा, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया, ये भी सही है और नाम तो बदला ही गया, साथ में कुछ और परिवर्तन भी किए गए, जैसे कि नाउ इट हैज़ बीन मेड को टर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन दैट इज फ्रॉम 2016 to 20। ये जो 50% पॉपुलेशन था इसे घटा के 25% कर दिया गया है कि अगर कोई हैबिटेशनल एरिया है उसमें अगर 25% माइनॉरिटीज़ हैं तो उसको इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। और अभी एज मैनी एज 308 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो नाम तो चेंज किया गया है, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को भी वाइड स्प्रेड कवरेज दिया गया है। आपको सत्य कथन चुनना था, 1 और 2 दोनों सत्य है। आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 60, हमारी धरोहर योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, जनजातीय क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन से। बी, पारंपरिक औषधीय ज्ञान का संरक्षण और समेकन यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज है, जो औषधियों का जो पारंपरिक ज्ञान है जो पूर्वजों के थ्रू आ रहा है उसके संरक्षण के लिए। सी, अल्पसंख्यक समुदायों की विरासत और संस्कृति का संरक्षण। और डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर है सी। दरअसल हम जानते हैं कि भारत में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं दे हैव ब्रॉट अ यूनिक कल्चरल हेरिटेज, सर्टेन टाइप के ऑक्यूपेशंस, सर्टेन टाइप के आर्ट एंड क्राफ्ट इत्यादि उनके द्वारा एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस किए जाते हैं एंड दे आर अ काइंड ऑफ कस्टोडियन एंड गार्जियन ऑफ दैट ट्रेडिशनल नॉलेज। तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और उसी के लिए हमारी धरोहर योजना को चलाया गया है। इसके तहत क्या होता है, तरह तरह के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है। जैसे कि कोई एग्जीबिशन हुआ, हाल ही में एक एग्जीबिशन हुआ था ऑन पारसी कम्युनिटीज़, उनके कल्चरल हेरिटेज पे। फिर था कि ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट को एक प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग दी गई कि आप जो मिडिवल टाइम है उसके रफली 240 अरेबिक लैंग्वेज में लिखे गए बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। दे आर ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, लॉजिक हो गया, उस पे मिडिवल एरा में लिखे गए 240 अरेबिक बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रोजेक्ट उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट को, एक इंस्टीट्यूशन को दिया गया, उसके लिए फंडिंग की गई। तो ये ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट हमारी धरोहर योजना के तहत फाइनेंस किए जाते हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए सूर्य मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, एक है ऊर्जा मित्र, तो ऊर्जा मित्र है वो एक एप्लीकेशन है। ये सूर्य मित्र योजना ये दरअसल एक
एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इनके द्वारा चलाई जाती है। क्या है ये? तो ये एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो रफली 3 मंथ्स तक चलती है। सॉरी, हाँ, रफली 3 मंथ्स तक चलती है ये। पहला है आपका ऑप्शन कि बीटेक पास आउट व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन के योग्य नहीं है। ये सही है क्योंकि इसमें कहा है कि आपको 10th पास हो, ITI या डिप्लोमा किया हुआ हो और कम से कम 18 वर्ष की आयु हो, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो बीटेक हैं, जो जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, डिग्री है, उन्हें साफ मना किया गया है कि ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये लो स्किल एम्प्लॉयमेंट है। इसमें अगर हाईली स्किल्ड लोग आ जाएंगे तो दैट वुड डिप्राइव देम ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये सही है, बीटेक वालों को मना है कि आपको यहाँ नहीं आना है, आप जाइए गेट की तैयारी कीजिए। दूसरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस कार्यक्रम के वित्त पोषण की लागत साझा करते हैं। ये गलत इसलिए है बिकॉज इट इज़ 100% फाइनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इस स्कीम का लॉजिक क्या है? क्योंकि हम भारत में सोलर ऊर्जा को इतना पुश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सोलर एनर्जी, तो ऑब्वियसली किसी सेक्टर के एक्सपेंशन के लिए एक ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो उसी ट्रेंड एंड स्किल्ड मैन पावर के जनरेशन के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, 2 गलत है। आपका आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 62, सक्षम 2018 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, तीनों सेनाओं का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, बी, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान, सी, इलेक्ट्रॉनिक संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित एक हैकाथॉन, और डी, भारत के साथ एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। देखिए, सक्षम नाम से कम 4 से 5 मिनिस्ट्रीज अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट चला रही हैं। जैसे कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनका फोकस है एक इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क बनाने पे। रेलवे का भी एक अपना प्रोजेक्ट सक्षम चल रहा है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का भी एक अपना सक्षम प्रोजेक्ट चल रहा है। अब वो इनका मतलब प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कैपेसिटी को कैसे अपग्रेड किया जाए विद द हेल्प ऑफ GIS एटसेट्रा। जो रेलवे मिनिस्ट्री है, उनकी कोशिश है अपने स्टाफ की ट्रेनिंग से जुड़ी हुई। फिर इसके बाद HRD हैं, HRD मिनिस्ट्री की कोशिश है कि इकोनॉमिकली वीकर एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को मतलब डिग्री, उनको डिप्लोमा एंड डिग्री दिलाने के लिए टेक्निकल एजुकेशन में। लेकिन यहाँ पे इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपका आंसर है ऑप्शन बी, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आपका आंसर है ऑप्शन बी। इनका भी एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का भी इनका अपना एक अलग से प्रोजेक्ट है। तो अगेन आई विल लाइक टू रिमाइंड यू, और इसका खास नाम था सक्षम 2018 क्योंकि ये एक अवेयरनेस कैंपेन था। इट वाज नॉट अ स्पेसिफिक स्कीम्स कंपेयर टू दीज। तो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स प्रीलिम्स में इन पांचों में से किसी के लिए भी आ सकता है। तो मेक श्योर यू गो थ्रू ईच वन ऑफ देम सेपरेटली। इस केस में आपका आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान, एक अवेयरनेस कैंपेन था ये सिंपली। तो क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवतरण योजना शुरू की गई? विद्युत, पावर ग्रिड, विद्युत, वाटरशेड प्रबंधन, बाल स्वास्थ्य, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये रेलवे मिनिस्ट्री का एक अम्ब्रेला स्कीम है। आप अपने स्क्रीन पे एक फिगर देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर 7 सबमिशंस हैं। दे आर मोस्टली रिलेटेड टू ट्रैफिक मैनेजमेंट, इफिशियंसी, कार्गो हैंडलिंग, स्पीड इत्यादि, इन चीज़ों से जुड़े हुए सेपरेट सबमिशंस हैं जिनका मेन नाम है अवतरण। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, निवारण जो एक शिकायत निवारण पोर्टल है यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? केंद्र सरकार में सार्वजनिक सेवा वितरण, रेलवे, एविएशन या वृद्धावस्था पेंशन योजना। देखिए आपका आंसर यहाँ पे भी रेलवे ही है। देखिए रेलवे मिनिस्ट्री एक्चुअली कई सारे सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस एंड पोर्टल्स लॉन्च करती है, जैसे कि उनका एक है ऑपरेशन स्वर्ण, एक है विकल्प इत्यादि इत्यादि। हमने एक अवतरण की तो बात कर ही ली, तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ इट, और उन सब के बीच में छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, उनको समझना है। ये जो निवारण है, ये निवारण ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए तो है, बट इट इज नॉट फॉर कॉमन पीपल, नॉट फॉर ट्रेवलर्स, बट फॉर करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ रेलवे। उनकी जो सर्विस से रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं उनके निवारण के लिए ये निवारण पोर्टल है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 65, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना है। देखिए ये सही इसलिए है क्योंकि यूजुअली जो प्रायोजित योजना होती है उसमें 100% सेंट्रल फंडिंग नहीं होती है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन टू दैट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, इस योजना के लिए उच्च गति डीजल पर उपकर लगाया गया है, सेस। अगेन यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ सेस एंड अ सरचार्ज। जो सेस होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे कि एजुकेशन सेस, और उस पैसे को उसी पर्पस में स्पेंड किया जाएगा, इट कैन नॉट गो अराउंड। दूसरा भी सही है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आई होप यू न्यू। तीसरा, यह ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने वाले सभी मौसम हेतु सड़कों के जो ऑल वेदर रोड हैं उनके निर्माण और रख रखाव दोनों पर समान रूप से केंद्रित है। ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि प्रोस्पेक्ट में साफ लिखा हुआ है कि हमारा फोकस है वो ऑल वेदर रोड्स के डेवलपमेंट पे है। वी विल ट्राई टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड क्रिएट अ क्वालिटी रोड्स, बट रिगार्डलेस अगर कहीं बन गया है तो उसका मेंटेनेंस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी इज ऑलवेज मेकिंग न्यू रोड्स, कनेक्टिंग हैबिटेशंस। इसकी एक और खासियत है इस स्कीम की कि इसका टारगेट ये नहीं है कि साल के अंत तक इतने पंचायत को या रेवेन्यू विलेजेस को कनेक्ट करना है ऑल वेदर रोड से। इसका टारगेट है कि हैबिटेशंस को, टारगेट्स जो हैं हैबिटेशंस, यानी कई बार क्या होता है कि एक पंचायत के अंदर कई सारे छोटे छोटे, कुछ ईस्टर्न इंडिया में टोल कहते हैं, कहीं पे कुछ और कहते हैं, तो पता चला कि पंचायत की ऑफिस तक तो रोड आ गया है लेकिन बाकी का गांव जिसके अंदर 5-6 सेपरेट क्लस्टर्स हैं वो अछूते रह गए। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हैबिटेशंस को काउंट किया जाएगा, उनके बेसिस पे टारगेट सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे सड़क के निर्माण पे फोकस है, रख रखाव पे। रख रखाव उसका सेकेंडरी है, मेन पर्पस नहीं है। डी, सरकार ने पूर्ण ग्रामीण सड़क संपर्क के लक्ष्य को वर्ष 2022 से घटाकर 2019 कर दिया है। ये सही है। दरअसल दिस इज परहैप्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट, 2004 के आसपास इसे लॉन्च किया गया था, एंड इट हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस सक्सेस। और सो मच सो कि इसका जो टारगेट था वो 22 से घटा के 19 कर दिया गया है। आपका आंसर है ऑप्शन सी, निर्माण और रखरखाव दोनों पर समान रूप से केंद्रित नहीं है, निर्माण इसकी प्रायोरिटी है। क्वेश्चन नंबर 60, वज्र इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वज्र का फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम।
जो JR है इट मीन्स जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम, वज्र स्कीम है ये। जो ये विजिटिंग फैकल्टी होंगे दे कुड बी NRI, दे कुड बी PIO और CIO। दे कैन कोलैबोरेट विथ इंडिया बेस्ड एकेडमिक्स इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इनको आप ये विजिटिंग फैकल्टीज या टेम्पररी फैकल्टीज के तौर पे आ सकते हैं। एंड गवर्नमेंट वुड ट्राई इट्स बेस्ट टू प्रोवाइड देम सिमिलर कंपेंसेशन एज इन देयर होम कंट्री। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए, भारत में रहने वाले और भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले शिक्षकों के बीच संयुक्त शोध। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। इसी होमवर्क में आप देखिए इसको। आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, एरीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुनें। पहला, यह एशिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, ये रेडियो टेलीस्कोप नहीं है। इसके पहले जो एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था वो कहाँ बेस्ड था, दैट इज योर होमवर्क। वो आपको देखना है कि इस एरीज के पहले कहाँ था जो था। तो ये ऑप्टिकल है, इसका डायामीटर है रफली 3.6 मीटर इसका डायामीटर है, विच इज अलॉट। यह उत्तराखंड में स्थित है। ये सही इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में देवस्थल नैनीताल में ये स्थित है। और हाँ, एरीज का पूरा नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस। मैं दोहराता हूँ, एरीज का पूरा नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा एरीज भारत और बेल्जियम के बीच एक संयुक्त सहयोग है। ये एक यानी जॉइंट कोऑपरेशन है। ये सही इसलिए है क्योंकि बेल्जियम की एक कंपनी है एमोस, उसने इसमें प्रोजेक्ट में हाथ बटाया है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री और नॉर्वे के बेल्जियम के भी हेड ऑफ स्टेट ने, जो उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसके जॉइंटली इसको इनॉग्रेट किया था। तो सत्य में दूसरा और तीसरा कथन सही है। आपका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, साथी पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? साथी इनिशिएटिव किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कपड़ा क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्रामीण साक्षरता या महिला फीमेल हाइजीन। तो मैं इसका आपको फुल फॉर्म बता दूं, ये है सस्टेनेबल एंड एक्सिलरेटेड अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। Again, the keyword is efficient textile. काफी लंबा नाम है, मैं दोहरा देता हूं। Sustainable and accelerated adoption of efficient textile technologies to help small industries. तो पहली बात तो आपको आंसर मिल गया कि ये कपड़ा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दो वर्ड हैं, ये की तरह काम करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का भी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसमें इन्वॉल्व है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये इनका जॉइंट कार्यक्रम है। क्या होगा इसमें कि जो एक बॉडी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, वो इसके तहत कुछ सेलेक्टेड क्लस्टर्स में जो सेलेक्ट किए गए हैं
आपका भीलवाड़ा हो गया, सूरत हो गया, अभी ये भिवंडी हो गया इत्यादि, यहाँ पे जो पुराने बेकार मोटर्स हैं, इनएफिशिएंट मोटर्स हैं, उनको बदल के IE3 मोटर लगाएंगी। कहा जाता है कि इसकी मदद से 10 से 15% बिजली की बचत होगी। तो इफ़िशियंसी का यहाँ पे ये मतलब है। और टेक्सटाइल यानी कि जो टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं, जो छोटे, नाम में ही लिखा हुआ है टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो ये इन दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। आपका आंसर है ऑप्शन ए, कपड़ा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सर्किट स्वदेश दर्शन योजना में शामिल हैं। जस्ट ऑन अ साइडलाइन मैं बता दूं कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% सेंट्रल फंडिंग, और कुल मिला के इसमें 15 सर्किट हैं। अब देखिए सर्किट क्या होता है कि किसी थीम बेस्ड होगा, कि भाई अगर कोई रिलीजियस थीम है या कोई ट्राइबल थीम है, तो कुल मिला के आप स्क्रीन पे एक फिगर देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा कि इसमें कि टोटल 15 सर्किट हैं। इसमें से ट्राइबल, डेजर्ट, ग्रामीण और कृष्ण ये 4 आते हैं। शिव सर्किट नहीं है इसमें। रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, जैन सर्किट है, स्पिरिचुअल सर्किट है इत्यादि, लेकिन इसमें शिव सर्किट नहीं है। आपका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 5। ये अगेन टूरिज्म सेक्टर के सर्किट बेस्ड डेवलपमेंट पे आधारित है, कि एक थीम बेस्ड ट्रैवलिंग है, कि आपको अगर मान लीजिए ट्राइबल सर्किट है तो एक सर्टेन एरियाज में सर्टेन लोकेशंस पे ले जाया जाएगा, और उस टूरिज्म एरिया के इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा। मीन्स ऐसा नहीं कि मात्र टूरिस्टों के कन्वीनियंस, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाए, जो लोकल लोग हैं उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ध्यान रखा जाएगा। उस एरिया, उस सर्किट के इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, ताकि जो टूरिस्ट होते हैं और जो लोकल्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बट कोऑपरेशन हो। दैट इज़ द ओनली वे ऑफ क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1, 2, 3, 5। शिव सर्किट इसमें नहीं आएगा, एज यू कैन सी इन द फिगर। क्वेश्चन नंबर 70, पोषण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पोषण अभियान का एक और नाम है विच इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, और उसमें से सत्य कथन चुनें। इसका उद्देश्य बच्चों में स्टंटिंग, जन्म के समय कम वजन, एनीमिया और कुपोषण के स्तर को कम करना है। ये देखिए बच्चे और माताएं, विमेन एंड चाइल्ड, दोनों पे फोकस है। एक्चुअली इनके टारगेट्स हैं। स्टंटिंग के लिए 2% टारगेट है कम करना विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। जन्म के समय कम वजन उसको, यानी अंडरवेट को 2%, एनीमिया अमंग वुमेन 3%, और कुपोषण को 2% कम करना है विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। देखिए ऐसे तो क्या होता है कि कई सारी स्कीम्स हैं जो बच्चों, खास करके 1 से लेकर 6 साल की उम्र के बच्चों और वुमेन के हेल्थ, एजुकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस्ड है, लेकिन उनके बीच में सिनर्जी की कमी है। और ऐसा माना जाता है कि उनके बीच सिनर्जी यानी कि एक दूसरे की कमी की वजह से इनका ऑप्टिमम इम्पैक्ट नहीं जनरेट हो पाता है। इसीलिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी पोषण अभियान कम्स इनटू पिक्चर, कि ये सेपरेट स्कीम्स के बीच में सिनर्जी क्रिएट करेगा। इट इज़ नॉट अ न्यू स्कीम इन इटसेल्फ, बट इट इज़ फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग द स्कीम्स। तो और उस कोऑर्डिनेशन के थ्रू दे विल ट्राई टू चेंज और इम्प्रूव दीज पैरामीटर्स। तो आपका पहला सही है। दूसरा, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि ये बच्चों पे एंड विमेन पे फोकस्ड है। दैट मीन्स नॉर्मली मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उसको कोऑर्डिनेट कर रही है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में 2017 में शायद। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। आपको सत्य कथन चुनना था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। थैंक यू वेरी मच।